हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस अच्छे से समझिएगा इसको, और कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और गाइस, इससे पहले हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करें, एक तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे रेप्लिकेशन, डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए है ना, हिस्ट्री क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है डीएनए का, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ये सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस किया है तो आप पिछले वीडियोस जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है, वो सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और गाइज ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो मैं वीडियोस के फॉर्म में डालती हूँ वो मिलते रहें। ठीक है, तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। तो बेसिकली ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जिसमें अब आरएनए से, मैसेंजर आरएनए से आपका पेप्टाइड चेन बन रही है, मतलब कि अमाइनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो गाइज मैं वापस से एक बारी ना आपको वो सेंट्रल डॉगमा बार बार याद दिलाती हूँ सो दैट आपको वो रट जाए बिल्कुल। तो सेंट्रल डॉगमा में वापस से आपको याद दिलाऊंगी कि डीएनए है। डीएनए क्या कर रहा है? डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है एक तो खुद को, ठीक है, फिर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देता है आरएनए में, और आरएनए से ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या है? ये है पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, है ना, यही तो है ना ये। अब तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। पहला है रेप्लिकेशन, तो बेसिकली डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर रहा है। आरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर प्रोटीन में कोड हो जा रहा है तो बोलते हैं ट्रांसलेशन। हम आज यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसलेट कैसे होता है आरएनए प्रोटीन में। अब गाइस ये जो पूरा आपका ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो अब ट्रांसलेशन में बेसिकली पहली चीज तो आप ये सोचेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड किसके बाद आएगा, मतलब कि ऑर्डर या सीक्वेंस अमाइनो एसिड का कौन डिसाइड करता है ना। तो हो क्या रहा है ना गाइस कि सीक्वेंस आपका जो मैसेंजर आरएनए है, जो आरएनए से ट्रांसलेट हो रहा है, वही डिसाइड करता है। तो बेसिकली इसलिए बोलते हैं कि ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है ना, इट इज डिक्टेटेड बाय डीएनए। डीएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आता है आपके मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग एज इट इज ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन इज डिक्टेटेड बाय डीएनए, याद रखिएगा। ठीक है, थ्रू मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो सीक्वेंस कौन डिसाइड कर रहा है कि बेसिकली एलेनिन के बाद सीरीन आएगा, है ना, इसके बाद वैलिन नहीं आएगा, है ना, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये आपका जो ये एमआरएनए का सीक्वेंस है ये डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये अमाइनो एसिड जो चेन बनाते हैं वो बनाते कैसे हैं? एक अमाइनो एसिड दूसरे से जुड़ कैसे रहा है? वो जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। वो जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, होता क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है ना, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इसके लिए होता क्या है कि जब आपका इनिशिएशन शुरू होता है ना और अमाइनो एसिड बनना शुरू होता है, तो अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड फॉर्म में, मतलब कि एटीपी के प्रेजेंस में, एनर्जी के प्रेजेंस में, अपने जो उसका ट्रांसफरर आरएनए होता है, क्योंकि हमने जब आप आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा हो जिसमें हमने ट्रांसफर आरएनए के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है ना। तो जब हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसफर आरएनए जो है आपका, वो
पर्टिकुलर होता है अमाइनो एसिड के लिए, मतलब हर अमाइनो एसिड के लिए ट्रांसफर आरएनए अलग होता है, ठीक है। तो वो अपने पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए के साथ आकर जुड़ जाता है एक्टिवेटेड फॉर्म में, एनर्जी लिए हुए। इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसको हम अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं। इसको अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोलते हैं। किसको? कि जब चार्ज्ड अमाइनो एसिड अपने प्रॉपर पर्टिकुलर ट्रांसफर आने से आकर जुड़ जाता है तो, ठीक है। अब अगर ऐसे दो चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए पास आते हैं तो जो अमाइनो एसिड है उनके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। जो दो अमाइनो एसिड इन दोनों ट्रांसफर आरएनए पे हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अब इसके अलावा कैटलिस्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इनहैंस करते हैं रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। कैटलिस्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं गाइस जो कि इनहैंस करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को, ठीक है। तो अब देखते हैं कि बेसिकली ये ट्रांसलेशन होता कहाँ है। ये जो ट्रांसलेशन है ना वो होता है कहाँ? वो होता है राइबोसोम में। वो होता है राइबोसोम में। तो जो सेल्यूलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो है राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं। राइबोसोम में क्या होता है? स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं। और क्या होता है? अराउंड 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन ये प्रोटीन्स ना इनएक्टिव होते हैं। ये प्रोटीन्स इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका पूरा राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट में बना होता है। वो 2 सब यूनिट में बना होता है राइबोसोम। एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। ये राइबोसोम 2 सब यूनिट में बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। जब ये स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के, याद रखिएगा, जब ये स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए से इनकाउंटर करती है तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब जो लार्जर सब यूनिट है उस पे 2 साइट्स होते हैं, याद रखिएगा, जहां पर सब्सीक्वेंट अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं सो दैट वो पास पास रहें। और क्योंकि वो चार्ज होते हैं, टीआरएनए से बाउंड होते हैं, चार्ज्ड टीआरएनए के थ्रू आते हैं, तो वो पास होते हैं तो तुरंत पेप्टाइड बॉन्ड भी उनमें बन जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है, ठीक है। अब जो आपका राइबोसोम है ना वो ये ट्रांसलेशन में तो हेल्प कर ही रहा है, वो जो है कैटलिस्ट जैसे एक्ट करता है। तो जो हमने बोला कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का रेट इनहैंस करने के लिए कैटलिस्ट चाहिए था, वो राइबोसोम ही है। राइबोसोम ही एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इनहैंसिंग द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका जो पूरा ये है यूनिट उसमें होता क्या क्या है ना। अभी हमने देख लिया कहाँ होता है ट्रांसलेशन, हमने ये देख लिया कि किस सीक्वेंस में क्यों होता है ना, क्यों डिक्टेटेड है डीएनए से, और कैसे जुड़ते हैं अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब देखें कि ट्रांसलेशनल यूनिट जो है, जो ट्रांसलेशनल, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पढ़ी थी वैसे ही ट्रांसलेशनल यूनिट में होता क्या क्या है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल यूनिट में बेसिकली एक तो होता है, बेसिकली वो एमआरएनए का जो सीक्वेंस है वही तो ट्रांसलेशन यूनिट है ना, जिससे ट्रांसलेशन हो रहा है ना। तो उसमें एक तो स्टार्ट कोडॉन होगा, क्या होगा? स्टार्ट कोडॉन होगा, है ना, और एक स्टॉप कोडॉन भी होगा। तो हमने जब लास्ट वीडियो में भी आपके जेनेटिक कोड पढ़ा था तो पढ़ा था स्टार्ट कोडॉन तो हमेशा AUG ही होता है, जो मीथियोनिन को भी, जो एक अमीनो एसिड को भी
कोड कर रहा होता है। स्टॉप कोडॉन्स 3 तरीके के होते हैं, है ना, उनमें से एक कोई होगा, और फिर आपका वो कोड होगा पूरा, वो सीक्वेंस होगा जो पहले पॉलीपेप्टाइड बना रहा है ना। तो जो पॉलीपेप्टाइड बना रहा है वो सीक्वेंस होगा जिसको जो कोडेड, तो बेसिकली पहले एक स्टार्ट कोडॉन होगा, फिर एक पॉलीपेप्टाइड का पूरा वो चेन जो बना रहा है वो mRNA का सीक्वेंस होगा, और फिर स्टॉप कोडॉन होगा, है ना, फिर स्टॉप कोडॉन होगा। अब इसके अलावा ना जो है mRNA में कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी होते हैं। ये एडिशनल सीक्वेंसेस गाइस ट्रांसलेट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स या यूटीआर। ये जो यूटीआर हैं ये 5 एंड पे भी होते हैं और 3 एंड पे भी होते हैं, मतलब कि बिफोर स्टार्ट कोडॉन और आफ्टर स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्यों है, अगर ये ट्रांसलेट कर ही नहीं रहे हैं तो ये क्यों है? बेसिकली ये जो पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ना उसको और एफिशिएंट बना रहे हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी कुछ होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ फाइनली ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म क्या है। ये जो मैंने आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखाया था उसी के थ्रू समझते हैं कि ट्रांसलेशन हो कैसे रहा है। तो बोला कैसे, बिगिन कैसे होता है, इनिशिएशन कैसे होता है। इनिशिएशन तब होता है जब राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बाइंड हो जाता है mRNA के स्ट्रैंड से, ठीक है। तो mRNA से बाइंड हो जाता है राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, ठीक। तो ये क्या होता है, कहाँ बाइंड होता है, स्टार्ट कोडॉन पे, ठीक है। और वो स्टार्ट कोडॉन को डिटेक्ट कैसे करता है, इनिशिएटर tRNA। तो जब हमने ट्रांसफर आरएनए के बारे में पढ़ा था जेनेटिक कोड वाले टॉपिक में, तो गाइस हमने ये भी पढ़ा था है ना कि एक इनिशिएटर tRNA भी होता है जो बेसिकली डिटेक्ट करता है कहाँ पे स्टार्ट करना है। बट ये भी पढ़ा था कि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई नहीं होता ऐसा कोई टर्मिनेशन का डिटेक्शन का मैकेनिज्म नहीं होता है, इनिशिएटर tRNA जरूर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशिएशन। फिर होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है कि राइबोसोम प्रोसीड करते जाता है इलोंगेशन फोज में और प्रोटीन सिंथेसिस होती जाती है। कैसे होती है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है अमाइनो एसिड का जो tRNA से लिंक्ड है, ठीक है, वो सीक्वेंस में बाइंड करता जाता है जो आपका mRNA पे कोड है उसके उस पे। और कैसे बाइंड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से करता है। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ बाइंड करना है तो यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए में कोड क्या होगा, यू की जगह का ऑपोजिट होगा ए, जी और जी। अगर यहाँ बाइंड करना है तो क्या होगा, यू, यू और ए, है ना। अब ये आके बाइंड कर जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। तो ये जो है बेसिकली आके बाइंड करता है एक सीक्वेंस में और अमाइनो एसिड बनाता जाता है। और क्योंकि ये देखिए पास है, अब जैसे एक यहाँ पर बनता जा रहा है तो ये क्या है, बेसिकली आपका ग्रोइंग चेन है, ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब क्योंकि ये पास पास है, हमने बोला ना कि पास होते, 2 यूनिट्स लार्जर सब यूनिट में 2 tRNA के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। क्यों, अब जैसे इसने वैलिन बनाया, अब ये पेप्टाइड, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये जुड़ गया आकर, ठीक है। इधर ये फिर आ गया इधर, इतने में ये बाजू में आ गया। अब इसने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये इससे जुड़ गया आकर, फिर यहाँ पर एक और यूनिट आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपका ये जो मॉलिक्यूल है ना वो आगे बढ़ता जा रहा है सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये बढ़ते जाएगा और ये आपका जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो बढ़ती जाएगी। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी, जो प्रोटीन बनना था वो बन जाएगा। एंड करने के लिए क्या होगा, स्टॉप कोडॉन होगा कहीं पर, है ना। तो अब आता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन हुआ स्टार्ट कोडॉन से, फिर इलोंगेशन में भाई ये tRNA आ रहा है, एक्टिवेटेड वो अमाइनो एसिड बना रहा है, जुड़ कैसे रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से, और पॉलीपेप्टाइड जो है आपका वो चेन बढ़ती जा रही है, पेप्टाइड बॉन्डिंग होती जा रही है, बनते जा रहे हैं अमाइनो एसिड्स, है ना। एक जगह आया स्टॉप कोडॉन।
स्टॉप कोडॉन के आते ही शुरू हो जाएगा टर्मिनेशन। तो स्टॉप कोडॉन पे जो है जैसे आता है वैसे ही एक होता है रिलीज फैक्टर जो पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर रहा है, इसलिए नाम रिलीज फैक्टर है। ये रिलीज फैक्टर आकर बाइंड कर जाता है स्टॉप कोडॉन से, ये रिलीज फैक्टर आकर बाइंड कर जाता है स्टॉप कोडॉन से, और जैसे ही बाइंड करता है ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाता है। फिर से बोलूंगी, जैसे ही बाइंड करता है ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाता है, और आपकी ये जो पेप्टाइड चेन है, जो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो राइबोसोम से रिलीज हो जाती है। ठीक है, वो राइबोसोम से रिलीज हो जाती है। तो गाइज ये जो है पूरा प्रोसेस ये हो गया ट्रांसलेशन, जिसमें पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है इलोंगेशन, तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन, है ना। तो ये पूरा आपका प्रोसेस हो गया ट्रांसलेशन का। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा गाइज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स और नीट दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो गाइज लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगेन अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो मुझे आप मैसेज कीजिए। आप या तो कमेंट से मैसेज करके बताइए और मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बट गाइज आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चाहे वो अच्छा हो या आपको नहीं समझ में आया हो, तो सो दैट मैं वीडियोस आपके अकॉर्डिंग और बेटर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।